नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कमाल की कड़ी पर बात करने वाले हैं जो हजारों साल पुराने प्राचीन भारतीय दर्शन और आधुनिक क्वांटम फिजिक्स के मूलभूत सिद्धांतों को आपस में जोड़ती है। शुरू में सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जब हम प्राचीन ग्रंथों की समझ और आज की साइंटिफिक डिस्कवरीज को एक साथ रखते हैं ना, तो सच में इन दोनों दृष्टिकोणों में गजब की समानताएं देखने को मिलती हैं। तो आइए फटाफट एक नजर डालते हैं कि इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे प्राचीन क्वांटम संबंध की, प्रारंभिक परमाणु और प्रिमॉर्डियल फील्ड्स की, असंततता और पर्यवेक्षक की। इसके बाद हम जानेंगे भारत के मॉडर्न क्वांटम पायनियर्स के बारे में और अंत में समझेंगे दर्शन और विज्ञान के बीच के अहम अंतर को। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, प्राचीन क्वांटम संबंध, आधुनिक मन, प्राचीन ग्रंथ। ये जानना सच में बड़ा ही प्रेरक है कि 20वीं सेंचुरी के महान भौतिक वैज्ञानिकों ने अपनी दार्शनिक नींव यानी फिलोसॉफिकल ग्राउंडिंग के लिए प्राचीन ग्रंथों का रुख किया। मतलब क्वांटम थ्योरी के जो मूल संस्थापक थे, उन्होंने पूर्वी विचारधारा को खुलकर स्वीकारा। जैसे अरविंद श्रोडिंगर ने ऑब्जर्वर प्रॉब्लम को समझने के लिए वेदांता का गहरा अध्ययन किया। वर्नर हाइजेनबर्ग को बौद्ध दर्शन में ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन की सीमाओं के सटीक पैरेलल्स मिले। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने तो बाकायदा संस्कृत सीखी और भगवद गीता का हवाला दिया। वहीं नील्स बोर ने कॉम्प्लीमेंटैरिटी जैसे जटिल क्वांटम सिद्धांतों को पूर्वी अवधारणाओं के माध्यम से समझा। और अब इस समय रेखा यानी टाइमलाइन को देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ 6th सेंचुरी BCE में कनाडा ऋषि ने वैशेषिका परमाणु सिद्धांत रखा और फिर 4th से 5th सेंचुरी CE के बीच बुद्धिस्ट एटमिज्म का उदय हुआ। अब इसके विपरीत देखिए, आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स का विकास लगभग 2000 साल बाद जाकर 1920 के दशक में प्लैंक और बोस के हाथों शुरू हुआ और उसका भी एक्सपेरिमेंटल नतीजा 1995 में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के रूप में सामने आया। प्राचीन विचारकों की इंट्यूशन और आज के लैब एक्सपेरिमेंट्स के बीच का ये विशाल क्रोनोलॉजिकल लीप वाकई रोमांचक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ, प्रारंभिक परमाणु और प्रिमोर्डियल फील्ड्स, वास्तविकता के निर्माण खंड। यहाँ हम वैशेषिका और सांख्य दर्शन के मूलभूत ढांचे पर बात करेंगे। वैशेषिका दर्शन में एक शब्द है अणु। इसे पदार्थ की सबसे छोटी, अविभाज्य और शाश्वत इकाई के रूप में डिफाइन किया गया है। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे ये प्राचीन अवधारणा आज के मॉडर्न फिजिक्स के इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल के कॉन्सेप्ट का इतना सटीक पूर्वाभास करती है। इसे उस समय की सब एटॉमिक थिंकिंग माना जा सकता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए ऋषि कनाद के वैशेषिका सूत्र का ये बेहद रोचक कथन देखिए। उन्होंने कहा था कि सृष्टि की सभी वस्तुएं अणुओं से बनी हैं, जो आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, और ये मूल अणु हमेशा शाश्वत हैं। खैर, ये पढ़कर ही दिमाग आश्चर्य से भर जाता है कि उन्होंने हजारों साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के एटॉमिक कॉम्बिनेशंस की इतनी स्पष्ट कल्पना आखिर की कैसे। और उनका ये सिद्धांत यही नहीं रुकता। इसमें एक पूरा तार्किक क्रम है, एक सीक्वेंस है। पहले अणु, जो एक मूल इकाई है, फिर 2 अणु मिलकर एक द्व्याणुका बनाते हैं और आगे 3 द्व्याणुका मिलकर एक त्रियाणुका का निर्माण करते हैं, जो परसीवेबल होती है। सच कहूं तो ये संरचना आज की आधुनिक मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के डायएटॉमिक और ट्रायएटॉमिक मॉडल्स के साथ बहुत ही शानदार तरीके से मेल खाती है। एकदम सटीक लॉजिकल प्रोग्रेशन। वहीं सांख्य दर्शन में एक और मूलभूत अवधारणा मिलती है, जिसे प्रकृति कहा गया है। इसे सभी भौतिक अस्तित्व का मूल एक अविभेदित आधार माना गया है। अगर कंसेप्चुअली देखें तो ये बिल्कुल आधुनिक क्वांटम फील्ड्स या क्वांटम वैक्यूम स्टेट की तरह ही लगती है। ये मानना कि एक ऐसी प्राइमोर्डियल फील्ड है जो सभी चीजों का आधार है, उस दौर के हिसाब से ये एक अत्यंत एडवांस्ड विचार था। चलिए अब तीसरे खंड पर आते हैं, असंततता और पर्यवेक्षक यानी डिसकंटिन्यूटी एंड द ऑब्जर्वर, जो वास्तविकता को चुनौती देते हैं। यहाँ जो तुलना है वो बहुत ही दिलचस्प है। प्राचीन भारत का बौद्ध सिद्धांत शून्यता कहता है कि किसी भी घटना का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक क्वांटम फिजिक्स का क्वांटम वैक्यूम मानता है कि जो जगह हमें बिल्कुल खाली दिखती है, वो दरअसल वर्चुअल पार्टिकल्स और फ्लक्चुएटिंग फील्ड से भरी होती है। खालीपन की ये प्राचीन समाज और क्वांटम वैक्यूम की गतिशील वास्तविकता के बीच का ये अंतर संबंध सच में काफी गहरा है। बिल्कुल इसी तरह जैन दर्शन का अनेकांतवाद सिखाता है कि एक ही वस्तु में एक साथ कई विरोधाभासी गुण हो सकते हैं। अब इसे मॉडर्न फिजिक्स की वेव पार्टिकल ड्युअलिटी से जोड़कर देखिए, जहां लाइट और मैटर एक ही समय पर कॉन्टिन्यूअस वेव
और डिस्क्रीट पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं ऑब्जर्वेशन के आधार पर। तो जैन दर्शन का मल्टी पर्सपेक्टिविज्म क्वांटम कणों के इस दोहरे स्वभाव को बहुत सुंदरता से मिरर करता है। तो जब हम इन एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स और क्वांटम पैरेलल्स का एक मैप बनाते हैं तो एक हैरान करने वाला पैटर्न उभर कर आता है। चाहे बौद्ध दर्शन की क्षणिकता हो जो डिस्क्रीट एनर्जी से मिलती है, सांख्य का पुरुषा जो मेजरमेंट प्रॉब्लम से जुड़ता है, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का सिद्धांत जो क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसा लगता है, या फिर प्रकृति और क्वांटम फील्ड्स का कनेक्शन, इन प्राचीन विचारधाराओं ने बिल्कुल उन्हीं सवालों को सुलझाया जिनसे आज की क्वांटम मैकेनिक्स जूझ रही है। अब रुक करते हैं चौथे खंड का, भारत के मॉडर्न क्वांटम पायनियर सत्येंद्र नाथ बोस। प्राचीन दर्शन की बात तो हो गई, अब सीधे 20वीं सेंचुरी पर आते हैं। यहां हम भारत के उस योगदान की बात करेंगे जो मैथमेटिकल और डायरेक्ट था। सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने 1924 में इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को हैंडल करने के लिए एक नई स्टैटिस्टिकल मेथड बनाकर भौतिक विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी थी। उनका ये काम इतना रेवोल्यूशनरी था कि खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे तुरंत पहचाना और सपोर्ट किया। बोस की ये लेगेसी वाकई बहुत बड़ी और विशाल है। इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने वाली बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स हो या बोसोन पार्टिकल्स का नाम, सब उन्हीं की देन है। यहाँ तक कि उनके कार्य ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की ऐसी भविष्यवाणी की जिसे 1995 में सक्सेसफुली रियलाइज किया गया। हालांकि ये सच में हैरानी की बात है कि उन्हें कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला, पर उन्हें पद्म विभूषण मिला और रॉयल सोसाइटी के फेलो बनाए गए। उनका नाम इस ब्रह्मांड के बुनियादी कानूनों के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका है। और हाँ, इस क्वांटम रेवोल्यूशन के दौरान हमें उन और भी महान भारतीय वैज्ञानिकों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आधुनिक भौतिक विज्ञान में क्रांति ला दी। सीवी रमन अपने रमन इफेक्ट के साथ, मेघनाथ साहा अपनी साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन के साथ, होमी जे भाभा का न्यूक्लियर फिजिक्स में योगदान और जीएन रामाचंद्रन का स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में काम, इन सभी ने मैथमेटिकल साइंस की फील्ड में एक बेहद ठोस और अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो इन सभी कमाल के तथ्यों पर चर्चा करने के बाद अक्सर एक बड़ा सवाल सबके दिमाग में उठता है, क्या सच में प्राचीन विचारकों ने मैथमेटिकली क्वांटम फिजिक्स को प्रूव कर दिया था? और यही सवाल हमें दार्शनिक समानताओं की दुनिया से निकालकर एक बेहद आवश्यक और ठोस एकेडमिक वास्तविकता की ओर ले जाता है। और यही हमें हमारे 5वें और आखिरी खंड तक ले आता है, दर्शन बनाम साइंटिफिक रियलिटी, सीमाओं का निर्धारण। देखिए, इन विषयों पर बात करते समय एक क्लियर एकेडमिक दृष्टिकोण रखना बेहद जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि प्राचीन अवधारणाओं में डिफरेंशियल इक्वेशंस या प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स जैसा कोई मैथमेटिकल फ्रेमवर्क नहीं था। उनके थियरी का आधार फिलॉसफी और लॉजिक था, ना कि लैब के रिगरस एक्सपेरिमेंट्स। उनका मेन गोल आत्मिक ज्ञान या मोक्षा था, एम्पेरिकल फिजिक्स के प्रेडिक्शंस निकालना नहीं। इसलिए आज की मॉडर्न साइंस को जबरदस्ती प्राचीन ग्रंथों पर रेट्रोफिट करने के खतरे से हमें सख्ती से बचना चाहिए। और ये इस बात को खूबसूरती से दर्शाता है कि क्वांटम फिजिक्स एज अ फॉर्मल मैथमेटिकल साइंस एक्चुअली यूरोप में ही डेवलप हुई थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान या दर्शन की कीमत कम हो जाती है, क्योंकि उनकी फिलोसॉफिकल थियरीज आज भी पूरी तरह से वैलिड हैं और ह्यूमन हिस्ट्री की एक बहुत ही प्रेरक उपलब्धि हैं। उन्हें फिलॉसफी के नज़रिए से देखा और सराहा जाना चाहिए। तो आइए इस विश्लेषण को समेटते हुए आज की मूल बातों पर एक आखिरी नज़र डालते हैं। कनाडा का वैशेषिका सिद्धांत, बौद्ध और जैन दर्शन के व्यूज, ये सभी आधुनिक क्वांटम कॉन्सेप्ट्स के अत्यंत करीब बैठते हैं। वहीं सत्येंद्र नाथ बोस ने मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स में एक ऐसा मैथमेटिकल योगदान दिया जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। ये सभी बातें दर्शाती हैं कि फिजिकल रियलिटी को समझने के मामले में भारत का सदियों पुराना और बहुआयामी योगदान कितना गहरा और महत्वपूर्ण रहा है। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए एक बड़ा ही सोचनीय विचार यहाँ छोड़कर जाते हैं। अगर प्राचीन काल की दार्शनिक अंतर्दृष्टि और लॉजिक आज के वैज्ञानिक यथार्थ का पहले से अनुमान लगा सकते हैं, तो आज की हमारी दार्शनिक सोच आने वाले कल की एडवांस मैथमेटिकल फिजिक्स को आखिर किस नई दिशा में ले जाएगी। उम्मीद है इस विश्लेषण ने विज्ञान और दर्शन के इस अद्भुत मिलन को एक नए नजरिए से समझने में मदद की होगी।